हेलो दोस्तों, दिव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम एक नए अभियान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज से एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसको हम वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस चल रही है और मिशन 2022 एमपीपीएससी प्री के लिए जो कक्षाएं हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है उसका पैकेज आपको पहले से ही इसकी जानकारी दे दी गई है और यहाँ पर फिर से इसको एक बार आप देख सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी टीम है, इसके साथ हमारा अभियान निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जो कक्षाएं आयोजित की गई है पिछले एक सप्ताह से, उसका एक टेस्ट आयोजित किया गया है और उसी टेस्ट में आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ से पर्यावरण या अन्य विषयों की एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी जिसको हम निरंतर आगे की ओर बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि इन प्रश्नों के माध्यम से ही यदि आप जुड़े रहेंगे लगातार हमारे चैनल के साथ में तो इन प्रश्नों के माध्यम से ही आप हर विषय की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को कि आखिर कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं या आज तक किसी न किसी पीएससी या यूपीएससी की परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 7 के अंतर्गत विज्ञान और पर्यावरण एक विषय है, उसी में पर्यावरण विषय के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप चूँकि जानते हैं कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण जैसे इसमें सिलेबस में हमारे कुछ पार्ट शामिल किए गए हैं, लेकिन हमको केवल इतने ही पार्ट तक सीमित ना रहकर इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रश्न इसमें बनाए हैं। चलिए आइए हम इस प्रश्नों को देखते हैं। यहीं से सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, धारणी विकास की संकल्पना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में आई। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है, धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन दोनों ही कथनों को आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। सावधानी से पढ़ना इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें एक बात ये लिखी है धारणी विकास की संकल्पना और दूसरी जगह बात हो रही है धारणी विकास का लक्ष्य। ठीक है, यदि इन दोनों लाइनों को आप अच्छे से देखेंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर बात हुई है धारणी विकास संकल्पना की और नीचे धारणी विकास लक्ष्यों की। तो आपको मैं बताऊं कि धारणी विकास की संकल्पना 1972 में नहीं, पहली बार 1992 में आई थी और धारणी विकास लक्ष्य का जो टारगेट है वो 2030 को ही प्राप्त किया जाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल 2। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। अब हमको एक बात और भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में क्या पूछा गया है, वो असत्य कथन पूछ रहा है या सत्य। तो उस शब्द को भी आपको अंडरलाइन या गोला कर देना है ताकि आप प्रश्न हल करते समय कोई ह्यूमन एरर ना करे। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा प्रश्न ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम देखें। इस क्वेश्चन को हम यदि डिस्क्राइब करके देखेंगे तो हमें पता है कि वर्ष 2015 में महासभा अर्थात यूएनओ की महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास लक्ष्य हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा कितने लक्ष्य अपनाए गए हैं? 17 लक्ष्य अपनाए गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल्स वर्ष 2015 में अपनाया गया जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है और इसमें कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, एक ही सवालों से आप बहुत सारे तथ्य प्राप्त कर सकते हैं और ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर दूसरा जो पॉइंट हमारे पास था कि सतत विकास की संकल्पना कब आई, तो सतत विकास की संकल्पना सन 1992 में आई और इस संकल्पना को देने के पीछे जो कमीशन कार्य कर रहा था वो है ब्रटलैंड आयोग।
ब्रटलैंड आयोग की स्थापना 1983 में हुई और 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में उन्होंने एजेंडा 21 का एक रूपरेखा प्रस्तुत किया जिसमें धारणीय विकास की संकल्पना निहित थी। और इस एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो में हुआ उसमें अपनाया गया। 1992 के रियो समिट में जो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसके अलावा भी वहाँ पर एजेंडा 21 को भी अपनाया गया और इस एजेंडा 21 में ही सतत विकास की संकल्पना निहित थी। तो दोस्तों, सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम 1992 में आई और सतत विकास की संकल्पना देने वाला जो आयोग है उसका भी नाम आपको याद रखना है, ब्रटलैंड आयोग। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रस्तुत की थी। तो इतने सारे तथ्य आपको एक ही प्रश्नों के जवाब में मिले हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा स्पीड से। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सीधा सा सवाल है, UNFCCC का संबंध किससे है, UNFCCC क्या कार्य करता है। ठीक है, तो हमने जैसे कि इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सन 1992 में रियो, ब्राज़ील के एक शहर रियो में एक अर्थ समिट हुई, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन पर किया गया। और इसकी बात यदि हम करते हैं तो जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें एक मुद्दा जलवायु परिवर्तन था, जलवायु परिवर्तन। दूसरा मुद्दा जैव विविधता का था। तीसरा मुद्दा मरुस्थलीकरण को रोकने का था और चौथा मुद्दा इससे पहले जो हमने डिस्कस किया सतत विकास का था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये जलवायु परिवर्तन, और इसी जलवायु परिवर्तन जो वर्तमान समय में पर्यावरण की एक बड़ी समस्याओं में से एक है को डील करने के लिए UNFCCC की स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का जवाब होगा आंसर ए, जलवायु परिवर्तन। इसको आगे हम देखें तो वही सारी बातें, जैसे यह एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है। दूसरा, इसे 1992 में पारित किया गया लेकिन ये लागू हुआ 1994 से। हम UNFCCC की बात कर रहे हैं। इसके जो शुरुआत में सिग्नेचर करने वाले देश थे वो थे 165 और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 198 है। आगे देखिए, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र आधारित है जो जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। दूसरा पॉइंट, 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनौपचारिक रूप से क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। तो एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं और यह पहली बार कब हुआ, तो इसका जवाब होगा 1992 में। ठीक है, चलिए आगे। 154 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और इसका जो सचिवालय है पहले जिनेवा में हुआ करता था लेकिन वर्तमान में जर्मनी के शहर बॉन में हुआ करता है। इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन। और यहाँ से जो नए तथ्य हमको प्राप्त हुए वो ये कि UNFCCC जलवायु परिवर्तन को डील करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो सन 1992 में अस्तित्व में आई और 1994 में इसे इफेक्टिव किया गया, मतलब ये प्रभाव में 1994 में आई। इसमें 198 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय जर्मनी के बॉन शहर में है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो परीक्षा में आ सकता है वो ये कि पृथ्वी सम्मेलन पहली बार 1992 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देखें। इसी से जुड़े हुए सवाल आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे। सारे सवाल जो है वो इंटरकनेक्टेड है, या मैं कहूँ कि भाई एक ही फैक्ट से जुड़े हुए सवाल कई सारे बन सकते हैं। उन सारे सवालों के आयामों को हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। देखिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP26 कहाँ आयोजित किया गया।
अब यह जो है सवाल करंट का सवाल है, कोप 26 और किस पर हो रहा है? जलवायु परिवर्तन पर। हम इसलिए जलवायु परिवर्तन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि कोप बहुत सारे आयोजित होते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी कोप का आयोजन होता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी विश्व के देश आपस में मिलकर कोप करते हैं। कोप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब उसमें जितने भी सदस्य देश होंगे वो आपस में मिलकर सलाह विचार करते हैं और सोचते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता या मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। तो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ फोकस करना है कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 26। उसके बाद दूसरा नंबर पर फोकस करना है। कोप 26 की बात हो रही है, अर्थात ये 2021 की बात हो रही है। 2021 में ही कोप 26 हुआ है। 2022 में कोप 27 हो चुका है। ठीक है, तो कोप 26 2021 में जो हुआ वो हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो यूनाइटेड किंगडम के एक शहर ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया। वहीं 2022 में जो कोप 27 हुआ वो कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख में हुआ। तो हमको यहाँ पर अभी फोकस नहीं करना है, यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा? ग्लासगो। चलिए इसका आगे हम डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कोप 26 ग्लासगो में हुआ 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच में कोप 26 हुआ। और कोप 27 जो 2022 में हुआ है रिसेंटली, यह सवाल आ सकता है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि हाल ही में हुआ है। ठीक है, परीक्षा मई में है और यह भी नवंबर महीने में हुआ है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। 2022 नवंबर में कोप 27 मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है और संभावना है कि अगला जो कोप 28 होगा वो दुबई में होगा, यूएई के शहर दुबई में होगा। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी बातें हम कोप 26 से जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे कोप 26 जब सम्मेलन हुआ 2021 में, तो उसी के पहले पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक बड़ी एजेंसी आईपीसीसी की 6वीं रिपोर्ट आई 2021 में। वह हर 7 साल में एक बड़ी रिपोर्ट जारी करता है और उसकी 6वीं रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हमने पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो पेरिस जलवायु समझौता किया है वो पर्याप्त नहीं है। और यदि हम वाकई में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, तो हमको नेट जीरो की संकल्पना अपनानी पड़ेगी। नेट जीरो का अर्थ ये हुआ कि आप जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बिल्कुल कम कर देंगे या समाप्त कर देंगे ताकि कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हो जाए। जो थोड़ा बहुत कार्बन उत्सर्जन होगा भी तो उसको भी आपको पेड़ पौधे लगाकर कंज्यूम करना होगा। नेट जीरो की संकल्पना ये 2 बातों पर आधारित है, जिसमें पहली बात ये कि आपको कार्बन उत्सर्जन को कम करना है या समाप्त करना है, या यदि कार्बन उत्सर्जन आपसे हो भी जाए थोड़ा बहुत तो उसको वातावरण में जो कार्बन आपने छोड़ रखा है उसको कंज्यूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात जो इसमें मुख्य रही, पहली बात तो ये नेट जीरो की रही। हाँ, इसमें एक बात और कि नेट जीरो की जो संकल्पना इसमें लाई गई, इसमें विकसित देशों ने नेट जीरो का जो टारगेट है अपने लिए 2050 का फिक्स किया। विकसित देशों में मुख्य तौर पर यूरोपीय देश और यूएसए शामिल है। वहीं इसमें चाइना ने अपना जो नेट जीरो का टारगेट फिक्स किया वो 2060, वहीं भारत ने अपना जो टारगेट फिक्स किया वो 2070 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सवाल बन सकता है, यहाँ पर भी सवाल किसी भी रूप में आ सकता है कि विकसित देशों ने नेट जीरो का अपना लक्ष्य किस वर्ष को रखा है, या भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य अपना किस वर्ष निर्धारित किया है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। 2070 भारत ने डिसाइड किया है और 2070 एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। यदि आपको याद हो
तो भारत की जनसंख्या नीति में हमने जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य शुरुआत में 2045 निर्धारित किया था, लेकिन बाद में जब सरकार को लगा कि इस लक्ष्य को हम 2045 तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 कर दिया गया था। तो जनसंख्या स्थिरता का जो लक्ष्य है वो 2070 ही है और उसी लक्ष्य को हमने नेट जीरो का भी लक्ष्य बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचामृत नाम का एक नया फार्मूला दिया था जिसमें 5 बातें उन्होंने कही थी। जैसे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो इसमें पहली बात या मुख्य तौर पर बहुत सारे जो टारगेट है वो 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, जिसमें पहला टारगेट है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन। दूसरा लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा का उत्पादन 2030 तक करना है। इसके अलावा जो कार्बन उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको 45% तक कम करना है। अगला लक्ष्य जो कार्बन उत्सर्जन आपने किया है उसमें 1 बिलियन टन की कमी करनी है 2030 तक और अंतिम लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यह बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा फैक्चुअल जरूर है, लेकिन ये सारे जो दिवस यहाँ दिए गए हैं, एक तरफ दिवस उनकी डेट, ये आप दैनिक जीवन में बहुत बार आप हल कर चुके होंगे या बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका होगा। अब देखिए यह जो सवाल है यूपी पीएससी में आया हुआ है 2017 में। इसके पहले के भी हमने जो सवाल डिस्कस किए हैं वो किसी न किसी पीएससी में आए हुए हैं, मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 22 अक्टूबर, ये गलत है। और इसमें पूछा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है पर हमको गोला लगाना है, मार्क करना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर परीक्षा में हम जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं और हमको लगता है कि सही पूछा है और पहली बार में एक बार अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान सवाल है करके हम क्या करते हैं, ए फट से हम लगा देते हैं और जब बाद में हम रिवीजन करने आते हैं एक बार क्वेश्चनों का, तब हमको पता चलता है कि गलती हो गई है और तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता सुधार करने का। तो पहली बात तो ये कि एमपीपीएससी के जो सवाल होते हैं आपको पता है कि उनको हल करने में 2 घंटा नहीं लगता है। बहुत अच्छे से यदि आप हल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो तो 1.5 घंटा, इतने में आपका सारे सवाल हल हो ही जाते हैं। इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सरल तरीके से बहुत आराम से सवालों को हल करना है, क्योंकि एक सवाल का गलत जवाब जो आपको आता है लेकिन आपने ह्यूमन एरर के माध्यम से उसको गलत कर दिया है, वो आपको बाहर कर सकता है। इसीलिए बहुत सावधानीपूर्वक हल करें। यहाँ पर नहीं है पूछा है तो नहीं है देखना है और इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है 16 सितंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें थोड़ा स्पीड से। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को ही मनाया जाता है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है, अब ये इम्पोर्टेंट बात है। 5 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति विश्व में जो पहली प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1972 में पहली बार एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको आप स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख एजेंसी UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया और उसके गठन की डेट भी 5 जून 1972 है। इसीलिए 5 जून 1972 को हम 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे के फैक्ट इसमें आगे मिलेंगे आपको। चलिए दूसरा देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही है। उसके बाद जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमने बात किया है ओजोन परत दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्यों? 16 सितंबर को इसलिए क्योंकि इसी 16 सितंबर के दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर सन 1987 को साइन किया गया और इसी उपलक्ष्य में, इसी बड़े एग्रीमेंट को साइन करने के दिन ही हमने ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन परत दिवस के रूप में उसको घोषित किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यद्यपि यह देखिए उत्तराखंड पीएससी 2014 में ये सवाल आ चुका है। इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी सवाल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर सवाल किसी न किसी पीएससी में आ चुके हैं, चाहे वो यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी। इसीलिए यह सारे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सवाल ही नहीं, इनके साथ जो आपको अदर फैक्ट प्राप्त हो रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यदि आप इस एक वीडियो को देखेंगे तो इस एक वीडियो से यद्यपि आप 20 सवाल हल करेंगे, लेकिन उन 20 सवालों के पीछे आपको 100 से 150 अन्य फैक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना कब आई है, ये सवाल में पूछा गया है। तो लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना सन 1972 में आई थी। इसके पहले हमने आपको बताया कि सन 1972 में ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 हुआ था और इसी सम्मेलन में एक एनजीओ, यूरोप आधारित एक एनजीओ क्लब ऑफ रोम ने लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना दी थी। लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना, चलिए आगे हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको यहाँ पर चीज़ें काफ़ी और भी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना क्लब ऑफ रोम, ये इम्पोर्टेंट है, एक नया फैक्ट है, इसलिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ से देखते देखते लिख भी लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये फैक्ट आपको फिर कहीं और ना मिले। ठीक है, तो क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत और फॉक्सवैगन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक रिपोर्ट है जिसमें पृथ्वी के सीमित संसाधनों और चरघातांकी दर से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं के आपसी संबंधों को कंप्यूटर मॉडल द्वारा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसको सरल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि यदि मानव की जनसंख्या बढ़ती चले जाएगी और हम तेज गति से विकास करते रहेंगे, हम इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि विकास की अंधी दौड़ में यदि हम दौड़ते रहेंगे पर्यावरण की शर्त पर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्राकृतिक संसाधन लगातार कम होते चले जाएंगे और एक दिन वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और तब जाकर हम अपना कितना भी जोर लगा ले, हम अपनी समृद्धि दर को नहीं बढ़ा सकते। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि यदि आप विकास की अपनी गति को समानांतर तरीके से या इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों को लिमिट में यूज़ करना होगा, पर्यावरण संरक्षण करना होगा। यही इसमें बात लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है। बहुत कॉमन सवाल है और यह सवाल एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, न जाने कितनी सारी पीएसओ में कई बार आ चुका है और इसका जवाब भी आपको पता है, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ लिया है। उसका कारण ये है कि ये सवाल के पीछे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इससे जुड़े हुए फैक्ट जो आपको प्राप्त होंगे शायद आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो पहले से। ठीक है, तो इसका आपको जवाब पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होता है, यानी डी इसका आंसर होगा। यह सवाल हमने यहाँ पर एक ही लिया है, यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ सवाल है। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमको अभी तक जो पता है वो ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन उसमें भी यदि उसका अलग अलग टाइप आ जाए तो फिर आप फंस सकते हैं। इसीलिए मैंने इसीलिए कहा कि यद्यपि ये सवाल बहुत सरल है और पहले आपको हो सकता है कि इसका जवाब पता हो, लेकिन जब इसका आप डिस्कशन सुनेंगे तो आपको कुछ नए फैक्ट प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, क्लोरोफोर CFC का कौन सा वर्जन है 11। ये जो है ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार पदार्थ है। जब वायुमंडल में CFC के अणु टूट जाते हैं तो वे क्लोरीन परमाणु को छोड़ते हैं, जो ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है को तेजी से नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये कि CFC के अणु वायुमंडल में पहुंचकर क्लोरीन गैस छोड़ते हैं, और क्लोरीन गैस जब O3 से क्रिया करती है, मतलब ओजोन गैस से क्रिया करती है, तो उसको तोड़ देती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों आपको पता होगा कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में स्थित है, और ओजोन परत एक जीवनदायी परत है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि यह नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर किसी भी सजीव के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इस ओजोन का सोर्स क्या क्या है, इस ओजोन परत का सोर्स क्या क्या है, तो यदि हम सोर्स की बात करें तो पेंट, जो आप पेंट लगाते हैं दीवारों पर वो पेंट, दूसरा AC, फ्रिज, ये सब, इसके अलावा अन्य स्नेहक पदार्थ, इसके अलावा प्रसाधन सामग्रियां, इसके स्रोत होते हैं। हो सकता है कि सवाल कभी स्रोत पर आ जाए, या हो सकता है कि सवाल कभी ये आ जाए कि ऐसा कौन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है, और उसमें हमको टीवी दिया हो, गाड़ी दिया हो, फ्रिज दिया हो, ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है। ऐसे भी सवाल आने की संभावनाएं हैं। सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं। यह एक परीक्षा है, और परीक्षा के जैसे ही होती है, आपके अनुमान से बिल्कुल अलग। लेकिन आप यदि अपने सिलेबस के सभी डायमेंशनों को कवर कर लें तो कोई भी सवाल आपसे नहीं चूक पाएगा, और हमारा प्रयास जो है इसी प्रकार का है। तो ये उसके सोर्स है, और आपको पता है कि ओजोन परत क्षरण को सबसे पहली बार कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका में देखा गया। इसका सामान्य सा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है इसका उत्तर 16 सितंबर। यह सवाल भी UPPSC 2014 में आया हुआ है। इसका सवाल का आंसर आपको पता है 16 सितंबर है। चलिए इसमें कुछ नए फैक्ट जो आपको मिलेंगे उसको हम देखें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात आपको पता है, लेकिन अब जो नई बात पता चलने वाली वो क्या है, वो ये है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ में हस्ताक्षर करने के बाद सन 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया। यह आपको एक नया फैक्ट प्राप्त हुआ कि ओजोन परत या ओजोन परत संरक्षण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया। तो सबसे पहली बार कब मनाया गया भाई, 1994 में। हो सकता है कि यह फैक्ट आपको पता ना रहा हो, लेकिन सवाल हो सकता है कि ऐसे आ जाए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत आसान सवाल देखे, लेकिन यदि जटिल सवाल की बात करो तो इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखिए, ओजोन परत को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक 1987 में हस्ताक्षर किया गया। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली है, इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। अब यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सवाल देखिए MPPSC में आ चुका है। MPPSC 2014 में यह सवाल आया है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और इसके ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा जलवायु परिवर्तन, चौथा ग्रीन हाउस गैसें। तो आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। UNFCCC के तत्वाधान में जो कोप आयोजित किया जाता है वो 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में आयोजित किया गया, और वहीं पर सबसे पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई। और इस क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य संबंध है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। दोस्तों यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो ये कि इसमें जलवायु परिवर्तन भी एक ऑप्शन में है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का ही प्रभाव आप जलवायु परिवर्तन के रूप में देखते हैं।
तो हो सकता है कि इसके आंसर दोनों हो, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैसें, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में यद्यपि टारगेट है जलवायु परिवर्तन को कम करना, लेकिन जो मुख्य फोकस किया गया वो किया गया ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर, और इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर फोकस किया गया। बाद में इसमें एक नई गैस जुड़ी और उसकी संख्या 7 हो गई। चलिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम देखें, विस्तार से देखें। तो क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति, बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती, इसका मतलब उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन में जो कटौती आप करने जा रहे हैं वो कैसी है, बाध्यकारी है भाई, इसको मानना बहुत ज़रूरी है। इस समझौते में जो प्रावधान होंगे वो सभी देशों के लिए मान्य होंगे, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। तो यह एक बाध्यकारी समझौता है, यह भी एक बिंदु है जिसको आपको याद रखना होगा। चलिए, लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में सन 1997 में अपनाया गया, लेकिन प्रभाव में कब आया, प्रभाव में आया 2005 में। ठीक है, तो अपनाया गया कब, 1997 में, 1997 में, लेकिन प्रभाव में कब आया, इफेक्ट में कब आया, तो प्रभाव में आया 2005 में। लेकिन और कुछ नए फैक्ट जो आपको जानने हैं वो क्या, आगे देखिए। इसकी प्रतिबद्धता 2 चरणों में पूर्ण हुई। प्रतिबद्धता मतलब कि इसमें जो टारगेट फिक्स किए गए वो 2 चरणों में फिक्स किए गए। अब वो 2 चरण कब से कब तक चले हैं, तो प्रथम चरण 2008 से शुरू हुआ और 2012 में समाप्त हुआ। वहीं दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ और 2022 में फिनिश हुआ। तो इसमें जो हमको फैक्ट याद रखना है दोस्तों वो क्या, वो ये कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया, यह कब लागू हुआ और इसकी प्रतिबद्धता अवधि कब से कब तक रही। तो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए किया गया। 1997 में इसे अपनाया गया, लेकिन लागू 2005 में हुआ। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 थी, दूसरी 2013 से 2020 थी। क्लियर है। अब क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में एक नया फैक्ट मैं आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का प्रावधान किया गया था, CDM का प्रावधान किया गया था, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कक्षा का हिस्सा है। मैं यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, मेरी खुद अपनी लिमिटेशन है, नहीं तो यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतनी बात आपको याद रखना है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी प्रोटोकॉल में आया था जिसमें कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग की संकल्पना दी गई थी। बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। अब यह सवाल भी बहुत फैक्चुअल है, लेकिन MPPSC में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मतलब क्या, शॉर्ट में UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। अब इसके पहले जो हमने कुछ डिस्कस किया है वहाँ से कुछ बातें आपको पता होगी, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना है 1972 में की गई। अभी आपको पता चला कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। हाँ, इसमें डेट भी आपको याद रखना है, 5 जून। ठीक है, बाकी बातें आगे देखते हैं। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। और एक बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा वो ये कि यह जो एजेंसी है UNEP किसको रिपोर्ट करती है, या किसके, इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसमें लिखा है UN, ठीक है, तो इसकी पेरेंट एजेंसी कौन होगी, UNO होगी। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि UNEP की पेरेंट एजेंसी कौन है। ठीक है, चलिए अगला, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। और नैरोबी किसकी राजधानी है, केनिया की। और केनिया कहाँ है भाई, केनिया है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में।
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केनिया, जिसकी राजधानी है नैरोबी, और आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा, बहुत फेमस जनजाति है जो यहाँ पाई जाती है, मसाई। ठीक है, मसाई जनजाति यहाँ पाई जाती है। यह एक नया फैक्ट आपको प्राप्त हुआ। चलिए, इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट दी जाती है। इन रिपोर्टों में यह 2 रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली रिपोर्ट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। चूंकि पर्यावरण की सबसे बड़ी एजेंसी है तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा ही जारी की जाएगी। जैसे आप देखते होंगे इकोनॉमी से जुड़ी हुई आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, तो चलिए, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यह सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मतलब कार्बन उत्सर्जन कौन कितना देश कर रहा है, कौन देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है? तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट देती है, और यह जारी कौन करता है? यूएनईपी करता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट भी यूएनईपी जारी करता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट रिपोर्ट। इसको भी आपको यदि आप याद रख सके तो ठीक है, अन्यथा ये 2 रिपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। और एक नया फैक्ट, इसमें इनके जो वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन? तो इंगर एंडरसन नाम की महिला जो है इसकी वर्तमान महानिदेशक है। सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है, मैंने आपसे बार बार कहा है, इसीलिए जितने फैक्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको हमको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो इंगर एंडरसन वर्तमान में यूएनईपी की महानिदेशक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह सवाल हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो, लेकिन यदि आपने पर्यावरण की बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो यह सवाल भी काफ़ी आसान है। इसमें केवल कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध पूछा गया है, उसके अंदर की बातें नहीं पूछी गई है। यदि जटिलता की ओर बढ़े तो इसके अंदर की बातें आपसे पूछी जाएगी, जो कि पूछी गई है पीएससी में। ठीक है, यह सवाल जेपीएससी यानी झारखंड पीएससी में आया है 2016 में। आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। हमने आपको बताया था कि जैव विविधता पर बात पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी, और उस जैव विविधता में जो बात हुई तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बड़ी एजेंसी बनी, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसी सीबीडी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष कोप का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में कोप का आयोजन किया जाता है, और इसी कोप के अंतर्गत वर्ष 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल किया गया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो वर्ष 2000 में सीबीडी के अंतर्गत जैव सुरक्षा पर, इस जैव सुरक्षा को हम डिस्कस करेंगे आगे। जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल किया गया, अपनाया गया, और यह लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 2003 में। इसका मतलब 2000 में यह बना या अपनाया गया, और यह लागू कब हुआ? तो 2003 में यह लागू हुआ। सवालों को बहुत आपको सूक्ष्मता से देखना होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि हम काफ़ी डीप में जा रहे हैं, इस प्रकार के तथ्य नहीं आएंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यह एक परीक्षा है, यह आपकी सोच से ऊपर काम करेगी। ठीक है, इसलिए हमको भी सोच से ऊपर जाके काम करना होगा कि यह बना 2000 में और लागू हुआ 2003 में। सवाल की गंभीरता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि आजकल एमपीपीएससी में अलग अलग दिवसों की थीम पूछी जा रही है। जब वो थीम पर जा सकते हैं तो समझौता कब लागू हुआ, ये तो बहुत आम बात है। ठीक है, तो देखिए, यह जो समझौता है 2000 में अपनाया गया, लेकिन ये लागू हुआ 2003 में। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है। इसको हम आसान भाषा में समझे तो भाई, यह जो प्रोटोकॉल है किसी भी सजीव के शरीर में, चाहे वो प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, उसके शरीर में जीन के स्तर पर यदि आप कोई बदलाव करते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पर्यावरण या जैव विविधता पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए यह समझौता किया गया, और इसीलिए इसका नाम जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी।
एक बार एक पीएससी में एक सवाल आया है कि जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक ऑप्शन था जैव सुरक्षा। तो सवाल की गहराई ऐसी भी हो सकती है कि यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा पर आया हुआ प्रोटोकॉल है और जैव विविधता को बचाने के लिए किया गया प्रोटोकॉल है। किया कब गया? 2000 में, और लागू कब हुआ? 2003 में। आसान भाषा में इसको समझें तो एक एग्जाम्पल है जो जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जीएम क्रॉप्स का आपने नाम सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या हैं? तो यदि किसी फसल के या बीज के जीन के स्तर पर जाके उसमें कुछ वांछित बदलाव आप जब कर देते हैं जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, विपरीत मौसम में वो आसानी से उत्पादन दे पाता है, तो यही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाते हैं। और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत यही बात बोली गई है कि यदि किसी जीव में आप जा कर के उसके जीन के स्तर पर बदलाव करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर नहीं पड़नी चाहिए। तो जीएम क्रॉप्स का प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ना चाहिए, यही ये समझौता बताता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ हुआ? तो यह सवाल भी थोड़ा सा आसान है, थोड़ा जटिल है, बीच में इसको रख सकते हैं, मध्यम स्तर में रख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और इसकी घोषणा कब हुई? 1972 में हुई। लेकिन इसको मनाना कब से चालू हुआ? ये वैसा ही सवाल है जैसा कि आप कहते हैं कि भाई जैव विविधता कोई भी समझौता जब अपनाया कब गया और लागू कब हुआ। ठीक है, तो यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको कब अपनाया गया भाई? 5 जून 1972 को। लेकिन लागू कब हुआ या पहली बार इसको कब मनाना प्रारंभ हुआ? तो इसको पहली बार मनाया गया 1973 में। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई इसको हमने अपनाया था 1972 में, 5 जून की डेट होती है, लेकिन इसको पहली बार कब मनाया गया? 1973 में। इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया। इसके पहले हमने डिस्कस किया है। वह महासभा कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है, इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और 5 जून 1973 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। यह एक नया फैक्ट है जो आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कि यह पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब इसको अपनाया गया? 1972 में अपनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। लेकिन इसमें आप हर साल देखते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए हर साल एक होस्ट कंट्री होता है, एक मेजबान देश घोषित किया जाता है। और मेजबान देश घोषित करने का जो आइडिया है या इसको कब अपनाया गया? तो 1987 में अपनाया गया। अब सारे सनों को आपको क्रम से याद रखना होगा, 1972, 1973 और 1987। तो 1987 से हम पर्यावरण के संबंध में जो दिवस मनाते हैं 5 जून को, उसकी घोषणा अलग अलग देश जो करते हैं, अलग अलग देश की मेजबानी में जो करते हैं, उसकी घोषणा हुई थी 1987 में। यहाँ पर अगला फैक्ट यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप देखें कि वर्ष 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, वर्ष 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस दिवस का जो मेजबान देश है वो कौन है? 2022 का स्वीडन है। वर्ष 2022 का पर्यावरण दिवस का मेजबान देश स्वीडन है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, केवल एक धरती, केवल एक पृथ्वी, यह इसकी थीम है। वहीं 2023 में जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वर्ष 2030 में
2023 में 23 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा पाकिस्तान, और इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम होगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये आपके पास कुछ नए फैक्ट प्राप्त हुए हैं, और यह फैक्ट करंट से भी जुड़े हुए हैं। और आपके पास, आपको पता है कि एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में यूनिट 8 में स्पोर्ट्स के साथ साथ समसामयिकी मुद्दे भी दिए हुए हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़े जितने भी समसामयिकी मुद्दे हैं वो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक के साथ में। तो आप प्रयास कीजिए कि हमारी क्लास के साथ भी जुड़ें, ताकि आप क्लास में मूलभूत जितने आपके पास फैक्ट हो सकते हैं उनके साथ साथ आप करंट को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब इंग्लिश में नेट जीरो है, और नेट जीरो का टारगेट कब डिसाइड किया गया है? तो भारत ने वर्ष 2070 यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ 1900 लिखा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? 2050, 2060, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 2050, 2060, 2070, 2080, और इसका उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी 2070। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये 2070 में जो नेट जीरो का टारगेट हमने अपनाया वो कब अपनाया? तो आपको पता है कि ग्लासगो में जो COP26 हुआ था उसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत नाम का अपना एक टारगेट फिक्स किया, एक फार्मूला दिया, और उसी पंचामृत में जो 5 बिंदु थे उसमें 5 बिंदुओं में से एक बिंदु नेट जीरो का था, और वो टारगेट था 2070 का। वहीं हमने डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो 2050 में नेट जीरो का टारगेट किसने डिसाइड किया है? विकसित देशों ने, जिसमें यूरोप के देश और यूएसए शामिल है। वहीं 2060 में नेट जीरो का टारगेट चाइना का है। ठीक है, तो ये सारे टारगेट आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। चलिए, तो वही सारी बातें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए तेज गति से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो फिर से वही सवाल, उसी नेचर का सवाल आ चुका है। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हमने पढ़ा था ओजोन दिवस 16 सितंबर, तब हमने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए अपनाया गया एक समझौता है, और इसका आंसर क्या होगा? ओजोन परत क्षरण। आगे इसी का डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। ओजोन परत। ठीक है, चलिए, इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 देशों 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, और इसी में सबसे पहली बार क्या किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपघटक के रूप में किसे शामिल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह एक प्रैक्टिस का सवाल है। ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल आते रहते हैं, और यह हो सकता है कि फैक्चुअल भी लगे या कुछ मामलों में कॉन्सेप्ट वाला भी सवाल है। जब आप पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो पारितंत्र में आप पढ़ते हैं पारितंत्र की परिभाषा और पारितंत्र के घटक। उन घटकों में आप घटकों को 2 रूपों में बांटकर पढ़ते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब मृत वाले, जिसमें आप मृदा, जल, वायु आदि को शामिल करते हैं, और जैविक घटक मतलब जीवित घटक, जिसमें आप उसको 3 प्रकार से बांटते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। उत्पादक मतलब ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। वही उपभोक्ता वो जीव है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इन उपभोक्ताओं की कैटेगरी हो सकती है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। वहीं जो अपघटक होते हैं
उसमें सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीवों में मुख्य तौर पर जीवाणु, इसके अलावा कवक और कुछ वर्म्स वो भी उसमें शामिल होते हैं। यहाँ हमको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के हिसाब से फिर अपने आंसर को तय करना है कि अपघटक के रूप में किसे शामिल किया जाता है। तो अपघटक के रूप में जीवाणु और विषाणु, विषाणु को नहीं किया जाता, कैंसिल हो गया। यहाँ भी विषाणु हैं, कैंसिल हो गया। शैवाल को भी नहीं किया जाता है, केवल जीवाणु और कवक। ये आंसर इसका सही होगा। जब भी देखिए कूट वाले सवाल आए या ऐसा आपको लगे कि भाई सवाल में थोड़ी जटिलता है, तो आप प्रश्नों में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ें। बहुत सारे जो कूट होते हैं उसमें ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं जिसको आप पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि ये तो गलत ही है। तो जब कभी सही पूछा जाए तो पहले आपको, यदि उस सही को ढूंढने में कठिनाई हो, तो आपको पहले उन चीज़ों को हटा देना है जो गलत है। तो 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, आपको क्या करना है, गलत वाले ऑप्शन को हटा देना है, तो सही आपका अंत में बच जाएगा, तो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम देखें इसका डिस्क्रिप्शन। तो अपघटक वे सूक्ष्म जीव है जो मृत पौधों, अपघटक वे सूक्ष्म जीव है जो मृत पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। यह सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। उदाहरण जीवाणु और कवक है। इस पूरी प्रोसेस को इस एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि आपके पास उत्पादक हैं यानी हरे पेड़ पौधे हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता की एक कैटेगरी, पहली कैटेगरी जो उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, उसके बाद द्वितीय कैटेगरी द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और इनके जो अवशेष बचे हुए होते हैं, इनके अवशेषों को प्रकृति से हटाने के लिए अपघटक कार्य करते हैं, डीकम्पोजर कार्य करते हैं। और ये अपघटक उत्पादक और उपभोक्ताओं के जो अवशेष बचे हुए होते हैं उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं और नष्ट कर देते हैं। ये जो अपघटक होते हैं ये उत्पादक और उपभोक्ताओं का जब भक्षण करते हैं तो उन पर अपना एक एंजाइम छोड़ते हैं और वो एंजाइम इनके जो अपघटन की प्रक्रिया है, डिकम्पोज होने की प्रक्रिया, उसको बढ़ा देते हैं और इससे प्रकृति में अशुद्धता नहीं फैलती, यानी आसपास जो गंध है वो नहीं फैलती है। यदि डीकम्पोजर ना हो तो प्रकृति में या पर्यावरण में, हमारे चारों ओर के वातावरण में बहुत दुर्गंध फैल जाएगी, क्योंकि ये उत्पादक और उपभोक्ता जो अवशेष बचाते हैं उनके सड़ने गलने के बाद बहुत तीव्र दुर्गंध आएगी। तो अपघटक क्या कार्य करते हैं, इन्हीं उत्पादक और उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, इन पर एंजाइम छोड़ते हैं और उनको तेज गति से नष्ट करने में सहायक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आता है? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक आते हैं। यदि आपको देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। यदि आपको पोषक स्तर की परिभाषा पता हो, यह इकोसिस्टम से लिया गया एक सवाल है। यदि आपको पोषक स्तर की परिभाषा पता है तो फिर आप इस सवाल का आंसर जो है बहुत आसानी से दे पाएंगे। MPPSC 2016 में इसका ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए MPPSC में ही आया हुआ है, इसीलिए हमको इस टाइप से भी सवाल कुछ करने होंगे। ठीक है, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उत्पादक, जिसमें हम हरे पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। हरे पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। सवाल में हो सकता है प्राथमिक उत्पादक ना लिखा हो, सीधे हरे पेड़ पौधे लिखे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। यानी कि पोषण स्तर जो होता है उसमें पहले स्थान पर कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। उसके बाद अगली श्रृंखला आती है। इसको यहाँ पर आप चित्रों के माध्यम से समझिए थोड़ा। देखिए, इस चित्र को आप जब देखेंगे तो इसमें आपको सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा आसानी से। उत्पादक, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है पोषण स्तर, ट्रॉपिक जोन।
क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, सॉरी ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल की सामान्य सी परिभाषा हम कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सजीव को या किसी भी पारितंत्र में किसी भी जीव को जिस स्थान पर भोजन की प्राप्ति होती है वह उसका पोषण स्तर कहलाता है, जहाँ उसको भोजन की प्राप्ति होती है। जैसे उत्पादक, दुनिया में या पूरी पृथ्वी पर उत्पादक ही ऐसा जीव है जो सबसे पहली बार भोजन बनाता है, उसके बाद उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं और उन उपभोग करने की कैटेगरी के आधार पर फिर आप उनको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार भोजन कौन बनाता है? सबसे पहली बार भोजन उत्पादक बनाते हैं, जिनको प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, और इनमें हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं। यही आपका प्रथम पोषण स्तर है। इसके बाद यह श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पोषण स्तर भी बढ़ता चला जाता है। हो सकता है कि सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि द्वितीय पोषण स्तर में क्या आता है, तो द्वितीय पोषण स्तर में कौन आता है भाई? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तृतीय पोषण स्तर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। हमको कन्फ्यूजन तब हो सकता है जब हम इस प्राथमिक शब्द को देखें और यहाँ द्वितीय देखें। जब हमको द्वितीय पोषण स्तर पूछेगा और यदि हम चीज़ों से अनजान हैं तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि गलत है, क्योंकि इसका लेवल कहाँ से शुरू हुआ है? उत्पादक से शुरू हुआ है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको समझना होगा, और यह भी क्लास का हिस्सा है। यदि आप क्लास करेंगे तो आपको ये टॉपिक लेवल बहुत आसानी से समझ में आएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा पारिस्थितिकी पिरामिड जिसके सवाल आपको आगे मिलेंगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको क्लास में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किसी भी पारितंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? यह भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यूपीपीएससी 2017 में आया हुआ है। किसी भी पारितंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ, यानी जैसे जैसे पोषण स्तर एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथे की ओर बढ़ रहा है, तो ऊर्जा की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी, बराबर रहेगी, या उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, यह आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा हमेशा कम होती जाती है, यानी घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन आगे। तो इस चित्र को आप समझिए, इस चित्र को आपको समझना है। यहाँ पर हमने बेस में रखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर को, यानी उत्पादक को, उसके ऊपर है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है टर्सरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है एपेक्स प्रेडिएटर। ठीक है, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ रहा है, यह पोषण स्तर नंबर 1, यह 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, वैसे वैसे ऊर्जा की मात्रा घट रही है। यहाँ पर 100% ऊर्जा है, यहाँ पर 10% ऊर्जा है, यहाँ पर 1% ऊर्जा है, यहाँ 0.1 और यहाँ पर 0.01% ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा में जो कमी आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो इसमें आपको एक नियम याद रखने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ऊर्जा का 10% का नियम। रेमंड लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया और उन्होंने बताया कि जब भी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हम जाते हैं तो ऊर्जा की केवल 10% मात्रा का ही स्थानांतरण होता है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ने पर केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। 90% ऊर्जा श्वसन, खाने और उनका उत्सर्जन करने में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब 100% ऊर्जा की प्राप्ति उत्पादक को होती है, उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता को उसका 10% एनर्जी प्राप्त होगा, मतलब 10 यूनिट प्राप्त होगा। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता को उस 10 का 10% एनर्जी प्राप्त होगा, मतलब 1 यूनिट मिलेगा। ऐसे ही क्रम से ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाएगी, और यही कारण है कि उत्पादक से एपेक्स प्रेडिएटर मतलब उपभोक्ता बढ़ने की तरफ ये जो पिरामिड है, सॉरी, ऊर्जा की मात्रा जब कम होती है तो ये जो पिरामिड बनता है ये सीधा बनता है। और एमपीपीएससी में सवाल आ चुका है
कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। आप पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ेंगे, वो 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड उल्टे या सीधे दोनों प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो यह सवाल है, इसका जवाब हमने आपको दिया। इसके साथ जो नए फैक्ट आपको प्राप्त हुए वो क्या, वो ये कि ऊर्जा का 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया, और इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल ऊर्जा की 10% मात्रा ही स्थानांतरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो यह बहुत फैक्चुअल सवाल है, MPPSC 2014 में पूछा जा चुका है और इसमें कोई फंसने वाली बात ही नहीं है। फैक्चुअल सवाल होता है, लेकिन इसमें शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र। आपको पता है कि पारिस्थितिकी शब्द किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ें। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो चाहे UPSC हो या MPPSC हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेना चाहिए। जब भी आप सीधा मतलब नहीं समझ पाते हैं तो आपको एक बार इंग्लिश की तरफ झांक के देख लेना चाहिए। ठीक है, उससे आपका सवाल जो है 1 या 2 सवाल मेरे ख्याल से सही हो जाएगा जो आप गलत करके आते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है A.G. टॉन्सले ने, जबकि अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, अर्नेस्ट हेकल ने, जबकि A.G. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम शॉर्ट में लिखा है, इसी को इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द दिया है A.G. टॉन्सले ने, और इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, इकोलॉजी शब्द दिया है अर्नेस्ट हेकल ने। तो एक ही सवाल से आपको 2 फैक्ट प्राप्त हुए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर आप इसका उत्तर देखेंगे। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील इकाई होती है जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटकों, ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील इकाई है और इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटकों और उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। यद्यपि आपको लग सकती है कि भाई परिभाषा से कैसे सवाल बनेगा, तो मैं आपको बताऊं, वर्ष 2014 या 15 में UPSC ने पारितंत्र की परिभाषा पर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पारितंत्र की सही परिभाषा देता है, और उसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। इसमें जो आपको याद रखना होगा वो है यह शब्द अंतर संबंध, कि भाई देखो, आप पर्यावरण भी जब आप पढ़ते हो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर समझना। यदि आप देखेंगे तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की परिभाषा हमको ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसी ही मिलती है, तो उसके बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, और यहीं से फिर हमारा सवाल गलत होता है, उत्तर गलत होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो हमको याद रखना है वो क्या, जैविक और जो अजैविक संसाधन हैं उनके बीच किसकी बात हो रही है भाई, अंतर संबंध की बात हो रही है, अंतर संबंधों की बात हो रही है। ठीक है, तो इस शब्द को आपको पकड़ना है, अंतर संबंध, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द किसने दिया सबसे पहली बार, तो वो दिया A.G. टॉन्सले जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल,
पोषण स्तर के बीच ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? तो इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। यह नियम किसने दिया? रेमंड लैंडमैन ने दिया था। एक पारितंत्र में, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए जल्दी से। एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसमें लैंडमैन का 10% का नियम लागू होता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि भाई एक पोषण स्तर से जब आप दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का कौन सा नियम लगता है? 10% का नियम। और उसको देने वाले व्यक्ति कौन है? लैंडमैन, रेमंड लैंडमैन है ना। यह नियम 1942 में दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1942 में दिया गया और इसे ही 10% का, ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा का जो उपयोग है वो कहाँ हो जाता है? श्वसन में, अपघटन में और ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? रेमंड लैंडमैन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कानून छाता विधान के नाम से जाना जाता है? यह सवाल का जवाब जो है वो है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छाता विधान के नाम से कौन जाना जाता है? छाता विधान। बहुत सारे, आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो कौन है? वह है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अब छाता विधान होता क्या है? छाता विधान एक ऐसा विधान होगा या ऐसा कानून होगा जिसमें सभी कानूनों से जुड़ी हुई बातें होगी, या मतलब जिसमें सभी आयामों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जब आप 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुख्य बातें प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि की बात की गई है। इसके अलावा इसमें औद्योगिक इकाइयों को शहर से बाहर लगाने की बात की गई है, औद्योगिक इकाइयों के लिए मानक तय किए गए हैं, आदि आदि इसमें बातें हैं। इसका मतलब ये कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जितनी बातें हो सकती है वो सभी बातें इसमें लिख दी गई है, और बाकी जितने कानून बने हैं इसी कानून के इर्द गिर्द बने हैं। इसीलिए इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। सीधा सवाल भी आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून कब पारित किया गया, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, किस वर्ष किया गया? तो 1986 में। अन्य जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपके लिए फैक्ट के रूप में उपलब्ध है, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1992 में किया गया। यद्यपि आपका आंसर क्या है? हम आंसर के लिए अलग पेन यूज़ कर लेते हैं, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका उत्तर है, लेकिन अन्य जो फैक्ट है उनको भी आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में किया गया, और इसी के अंतर्गत जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना है वो एक अधिनियम के तहत 2010 में की गई। ये सभी जो पॉइंट लिखे हुए हैं अपने अपने स्तर पर एक एक सवाल के जवाब है। ठीक है, 4 फैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है आपको, वो पूछा गया छाता विधान के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसका जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। इसमें लिखा है, देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, NGT का पूर्ण नाम क्या है? तो इसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस सवाल का ये जो सवाल है वो कब आया है? MPPSC प्री 2018 में आया हुआ सवाल है, और इसका क्या पूछा है? पूरा नाम पूछा है। NGT बहुत आसान सवाल था। यदि इसकी स्थापना पूछता
वो भी डेट के साथ, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी थोड़ी सी, क्योंकि एनजीटी तो बहुत फेमस एजेंसी है, इसके बारे में हर व्यक्ति पढ़ता है। ठीक है, तो एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई भाई? 18 अक्टूबर 2010। चूंकि एमपीपीएससी है और आपको पता है कि एमपीपीएससी को डेट बहुत पसंद है, वो डेट पूछता है। वो तो अच्छा है कि उन्होंने आज तक दिन नहीं पूछा है, अन्यथा उनका बस चले तो वो दिन भी पूछ ले। तो आपको डेट के साथ चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, इसीलिए ये जो एनजीटी की स्थापना है इसको डेट के साथ आपको याद रखना है। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। सामान्य भाषा में हम समझे तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े तमाम प्रकार के जो विवाद होंगे उन सभी विवादों का निपटारा एनजीटी करेगा और एनजीटी करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एनजीटी प्रोएक्टिव तरीके से भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं उसको दिखता है कि भारत की किसी क्षेत्र में या किसी एरिया में, किसी राज्य में पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई हानिकारक कार्य हो रहा है जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है, कोई ऐसी औद्योगिक इकाई लग रही है या कोई ऐसी जगह खनन हो रहा है या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, जैसे पॉलीथीन बैन करने की बात है। ठीक है, तो उन जो मामले हैं उनको स्वयं संज्ञान में लेकर वो मामलों को निपटाता है। ठीक है, आपने सुना होगा बक्सवाहा जंगल के बारे में, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है, और वहाँ पर खनिज संपदा के दोहन के लिए शुरुआत में सरकार ने अनुमति दी, लेकिन उस बक्सवाहा यदि वहाँ खनिज खनन होता तो उस बक्सवाहा जंगल का विनाश हो जाता। इसीलिए एनजीटी ने फिर क्या किया, उस पूरे समझौते को या उस पूरे खनन वाले एरिया को सील कर दिया और उसको बचा लिया, और वहाँ अब कोई खनन कार्य नहीं हो सकता। चलिए, तो सरल भाषा में इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है। अब इसमें देखिए एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि पर्यावरण अदालत के रूप में किस एजेंसी को जानते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पर्यावरण अदालत के रूप में कौन है? एनजीटी है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। अब देखिए आपको एनजीटी जो है वो यूनिट 10 में भी है ना, वहाँ पर आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन वहीं से जुड़े हुए कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। जैसे एनजीटी के पहले अध्यक्ष या पहले जो चीफ जस्टिस है वो कौन होंगे? लोकेश्वर सिंह पंता होंगे, पंता थे। ठीक है, वर्ष 2010 में जब इसका गठन हुआ तो इसके पहले न्यायाधीश कौन बनाए गए? लोकेश्वर सिंह पंता जी बनाए गए। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल जी। वर्तमान समय में AK गोयल जी इसके अध्यक्ष है। तो ये रही एनजीटी की बात, पूरी कंप्लीट तरीके से आपको दे दी गई है। ठीक है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को। इसको ही पर्यावरण अदालत के रूप में जानते हैं। ठीक है, वर्ष 2010 में जब इसका गठन हुआ तो इसके पहले चेयरपर्सन कौन बने? लोकेश्वर सिंह पंता जी बने। और वर्तमान में कौन है? जस्टिस AK गोयल यानी आदर्श कुमार गोयल जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना ये पूरा का पूरा शेड्यूल समाप्त करते हैं, और आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपसे करवाते रहेंगे। मेरा प्रयास यही है कि हम दिव्य IAS के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर, वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से ही पर्यावरण की संपूर्ण जानकारी दे दें। आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन का जो उत्तर है और इसकी जो क्लासेस है वो दिव्य IAS के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और यदि आपको पता हो तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस केवल 1000 में उपलब्ध है। केवल 1000 में यानी 999 रुपये में आप MPPSC प्री के लिए सारी क्लासेस को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं दिव्य IAS के ऐप पर, जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे इस मिशन से जुड़िए। आपको काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, और DD सर के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों का मिशन यही है कि अधिक से अधिक संख्या में
हमसे जुड़ने वाले लोगों को हम पीटी पास करवाएं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार। आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।